morning, student. In today's part 8 of standard 11, chapter number 12, basic principles of organic chemistry. उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए कोवेलेंट बॉन्ड में जो कल हमने दो इफेक्ट्स पढ़ा था, तो उसमें आज हम आगे जाएंगे. कल हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, and today we are going to study the resonance effect, or it is another name of this, it is known as mesomeric effect. So resonance structure हमने वैसे आगे के चैप्टर में पढ़ा हुआ है. Resonance structure is what? It is actually a hybrid structure. It does not give the proper properties. It does not give the proper idea about the properties of given compound. तो वो एक हाइब्रिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है. कोई एक कंपाउंड का एक से ज्यादा वे में हम उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर थर्ड इफेक्ट है, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस इफेक्ट. स्टूडेंट्स, ऑन द बोर्ड पे मैंने एक दो एग्जाम्पल ड्रॉ करके रखे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के. आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने दिया है हमारा N2O. तो N2O के लिए मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया है. वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जिसे हम कहते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. तो नाइट्रोजन जो है उसकी 5 वैलेंसी है उस हिसाब से, और ऑक्सीजन के, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन को आप इस तरह से उसकी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहा और उसने एक बॉन्ड बनाया. सेम वे ये वाला नाइट्रोजन का जो था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन के साथ में और इसके ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाया है. तो इसलिए डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का यहाँ ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर आप यहाँ उसे N ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, दैट वी नो. तो ये इस तरह से भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं. तो यहाँ नाइट्रोजन के पास में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहा है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनने की वजह से ऑक्सीजन इज हैविंग द 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस आर द 2 hybrid structure, canonical structure or resonance structure of nitrogen, dinitrogen oxide, and the same way here I have drawn the resonance structure of nitrogen oxide, means NO2. तो NO2 के लिए भी आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है. तो यहाँ नाइट्रोजन जो है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसके पास में यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. जहां ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनता है वहां पर 3 लोन पेयर है, और डबल बॉन्ड के साथ में 2 लोन पेयर है. इसके बदले में इसका अगर मिरर इमेज ड्रॉ करते हो तो ये भी आप उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकते हो. वन मोर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी, देन आई विल जस्ट शो यू the same way we can draw for the carbon dioxide also. So we will go with the resonance structure of CO2. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम रहेगा और ऑक्सीजन है वो उसके सराउंडिंग में रहेंगे. तो यहाँ हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड शो करके ऑक्सीजन के पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहे. कार्बन की 4 वैलेंसी हमने सेटिस्फाइड कर दी. अब हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास में उसकी 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए. तो हियर यू हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द सेम वे हियर आल्सो यू हैव 2 lone pair of electron. So this is the one structure. Now another resonance structure of CO2 अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो उसी तरह से आप ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हो, because as we know the carbon is also having the capacity to show the multiple bond.
तो यहाँ पर आप फिर से कार्बन सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 1, 2 और 3 और यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बताया आपने। अब आप देखोगे कि जहां आपने ट्रिपल बॉन्ड बताया है वहां पर आपके पास में ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। सेम वे आप ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको अगर आप उसके मिरर इमेज के साथ में बताओगे तो वो भी हो सकता है। अब यहाँ ऑक्सीजन है, उसके पास में सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये ऑक्सीजन पे आप शो करोगे माइनस चार्ज। तो इस तरह से आपने दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब उसके अलावा एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ पर शो करो। सो फिर से सेंट्रल एटम, ट्रिपल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ माइनस साइन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में 1 लोन पेयर विथ प्लस साइन। तो ये हुआ हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ऑफ CO2। अब आप देख सकते हो कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 शो करता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन द another 2 example which I had given, because the more the resonance more is the stability। उसी तरह से हम लोग को मालूम है बेंजीन का भी 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। दिस इज योर बेंजीन रिंग। सेम वे this double bond can be shown in such a way also. So this is the resonance structure of benzene. So I think so students you will get an idea बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर से एंड इतने सारे एग्जाम्पल के ऊपर से व्हाट इज नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस इफेक्ट। सो इफ अ मॉलिक्यूल कैन बी असाइन 2 और मोर स्ट्रक्चर, 2 और उससे ज्यादा स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, बट आउट ऑफ दिस विच वन इज करेक्ट स्टूडेंट? ये सच है कि ये सच है, ये वाला सच है कि ये वाला सच है, कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू कम टू नो? तो हियर ये बात है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड which structure describe the property of compound? No one out of this is described the real property of compound. Actually जो real structure होता है वो intermediate होता है, जो भी आपके resonance structure है उसका intermediate होता है। So the real structure is the intermediate or resonance hybrid of this structure. क्लियर हुआ? समझ पाया बेटा तू क्या मैडम बताना चाह रहे हैं वो? ओके, क्लियर है ना? ओके, ड्रॉ कर लो जल्दी से। यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो एक्चुअल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड हमें बॉन्ड एंगल डिफर होता है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड की वैल्यूज जो है वो नॉर्मल अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो होता है मोर देन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इसीलिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं देता है कि कौन सा प्रॉपर्टीज शो करेगा। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज अवर हाइपर कॉन्जुगेशन। ये लिख लिया है ना स्टूडेंट्स, तो मैं ये रब कर देती हूँ।
जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड एंगल के लिए, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल अगर हम देखते हैं तो ये नाइट्रोजन के लिए, तो बॉन्ड लेंथ अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ होगी 113 पिकामीटर, while the bond length of nitrogen and oxygen is होगी 119 पिकामीटर। सेम वे अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए बात करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 120 पिकामीटर। तो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं हम CO2 के बारे में, तो CO2 का भी बॉन्ड लेंथ जो है वो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन का 115 अगर एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 110 एंगस्ट्रॉम है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड ओरिजिनल स्ट्रक्चर। सो नाउ विल गो विद द नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। लिख लिया होगा सब लोग ने। सो स्टूडेंट्स, फॉर अनसेचुरेटेड कार्बन के लिए यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इफेक्ट सीन होती है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए CH बॉन्ड इज अटैच टू द डायरेक्टली अनसेचुरेटेड सिस्टम। Attached to unsaturated carbon, और जब अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ में वो अटैच होता है तो दैट इज विद द सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द कॉन्जुगेशन। तो अब यहां पर क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन will enter into conjugation। सिग्मा बॉन्ड उसमें कॉन्जुगेट करने में हेल्प करता है, जिससे हम कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ यहाँ पर कि ये सिस्टम में क्या होता है एक्चुअली। यहाँ हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस, alkyl group carrying at least one hydrogen atom which is attached to the unsaturated carbon atom। एग्जाम्पल ले रहे हैं, alkyl group is attached to at least one hydrogen which is attached with the unsaturated carbon। ये alkyl group है, उसके साथ में जो कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एक अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये इसका मीनिंग होता है। नाउ व्हाट हैपन, it releases the electron of the carbon hydrogen single bond towards the multiple bond। अब क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन है जिसके साथ में, तो ये हाइड्रोजन रिलीज होगा और कार्बन जहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ में वो मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट करेगा। अब जैसे ही वहां पर मल्टीपल बॉन्ड होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा बेटा, this will be shift or it will be break to the carbon, है ना, कार्बन के ऊपर
चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं अब कि क्या होता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है उसे आप रिलीज कर रहे हो, फर्स्ट हाइड्रोजन को आप रिलीज कर रहे हो। सो हियर ये हाइड्रोजन जो रिलीज हो गया उसके पास में H+ चार्ज आ गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया कार्बन से। तो जैसे वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हुआ, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। जैसे वो कार्बन के साथ में वहां डबल बॉन्ड आया, उसके साथ में ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ये कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बचा था, जो कार्बन निकला वहां से, तो वो वहां पर ये चार्ज उसने इलेक्ट्रॉन दिया डबल बॉन्ड का, और ये कार्बन हो गया आपका माइनस, कार्बन आयन, इसे हम कहते हैं कार्बन आयन। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना। इसके बदले में ये भी हो सकता है स्टूडेंट, हमने ये हाइड्रोजन को रिलीज किया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रिलीज दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ ये हाइड्रोजन को रिलीज करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो CH, और ये हाइड्रोजन आपने रिलीज किया, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरह सेपरेट हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज। फिर से ये कार्बन का जो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया था, उसने डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया, तो इसने हमें डबल बॉन्ड ये कार्बन के साथ में आ गया। जैसे वो कार्बन के साथ में वहां पर डबल बॉन्ड आएगा, ये सॉरी यहाँ एक हाइड्रोजन इसका था वो दिखाने का रह गया, तो ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आया, ये हाइड्रोजन, और ये जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, और फिर से ये वाला कार्बन जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज विथ एक्स्ट्रा अनपैक्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके अलावा एक और भी हाइड्रोजन ये अल्काइल ग्रुप में है, तो आप इसे भी दूर करके प्लस आयन बनाओगे। सो यहाँ ये हाइड्रोजन को दूर किया, तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ में निकल गया, फिर से ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और वो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ में ये माइनस चार्ज। सो दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन विच यू आर गोइंग टू सी। इट फॉर्म्स ऑफ प्रोपीन and that are called the contributing structure. In fact, hyperconjugation effect is just like resonance, क्योंकि यहाँ पर आपको resonance ही दिख रहा है, तो it is just like a resonance effect also. And that's why it is known as no bond resonance. That's why it is known as no bond resonance. अब हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ऑर्डर है अनसेचुरेटेड या अल्फा कार्बन के साथ में, तो वो जैसे जैसे कार्बन का नंबर मीन्स अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रेजोनेंस के ये नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट है वो कम होती जाएगी। मीन्स सबसे ज्यादा वो मिथाइल ग्रुप में, उसके बाद में जैसे जैसे हमने कार्बन का नंबर ऑफ बढ़ाया, वैसे वैसे वो कम होता जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं, फिर उसी तरह से तो आगे 4 कार्बन लेंगे, तो उस तरह से वो कार्बन की इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा।
सो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो सबसे ज्यादा किस में दिखाई देती है? मिथाइल ग्रुप में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इज सीन। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन इज सीन ऑन द एज ड्यू टू द हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? अल्फा कार्बन पे। तो ये जो है आपका बाजू वाला डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो जैसे जैसे यहाँ पर ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन की इफेक्ट कम होती जाएगी। तो ये यहाँ आपको दोनों जो है वो इफेक्ट क्लियर हो गई है। So now write down student, larger the number of methyl group linked to C double bond C or a unsaturated carbon and the stability is greater of the alkene. Stability is more. एक एग्जाम्पल भी लेके समझाऊं इसी का ही मैं कि किस तरह से वो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। अब हम ड्रॉ करते हैं सपोज सी डबल बॉन्ड सी। ये हम सीस और ट्रांस स्ट्रक्चर जो लेके हमने कल पढ़ा था उसी के बेस से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास में 4 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद में कहीं पर हम 2 फिर एक और भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग स्टेबिलिटी बताने के लिए आपको अल्काइल ग्रुप ड्रॉ किया है। So more the number of alkyl group 1, 2, 3 and 4. 4 alkyl group are present. The stability of this one is more than, here you can see 3. So this and then last one is this. So stability is depends on the alkyl group. Clear हो गया student? यहाँ हम सीस और ट्रांस स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। उसमें अगर आप समझते हो कि यहाँ ये दोनों के बीच में मतलब कल हमने जो पढ़ा था उसमें पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में, और तो यहाँ आप देखोगे दोनों ग्रुप सेम है इसलिए रिपल्सन ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आज हमने ये चारों 4 इफेक्ट्स खत्म कर दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्ड फिजन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे।